हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी आपकी बिजली विभाग के अंदर एक वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंदर करीबन करीबन आपके 2005 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है। जिसके अंदर आपके जूनियर इंजीनियर के, जूनियर अकाउंटेंट के और जूनियर असिस्टेंट के लगभग आपके 2005 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है। पहले इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और अब इसका क्या है, एक फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंदर इसमें वैकेंसी के बारे में बताया कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी कितनी कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, इसमें आपके जो है कम से कम 5 डिपार्टमेंट होने वाले हैं, जिसके अंदर ये वैकेंसीज होने जा रही है, जो बिजली विभाग के अंदर यानी कि विद्युत विभाग के अंदर ही आते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन नोटिफिकेशन में जो दिया गया है इस वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। अब शुरुआत करते हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट है वो है हमारे पास में RVUN यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये पहला डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा RVPN यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। फिर इसके बाद में जो हमारा तीसरा है वो है JVVN यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये हमारा हो गया तीसरा। उसके बाद में जो चौथा है वो है AVVN यानी कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये हो गया हमारा चौथा। और जो पांचवा है वो है JDVVN यानी कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये कुल मिला के हमारे 5 डिपार्टमेंट है जिनके अंदर ये वैकेंसीज होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ये बताने वाला हूँ कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज होने वाली है। ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी होने वाली है। अब बात करते हैं जो इसका पहला पोस्ट की बात करते हैं, जिसमें मान लेते हैं हम पहला लेके चलते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। जो नोटिफिकेशन में जो पहला पोस्ट दी गई है वो है आपकी जूनियर अकाउंटेंट। अब जूनियर अकाउंटेंट में जो आपकी पोस्ट होने वाली है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपका RVUN वाला डिपार्टमेंट है उसमें करीबन करीबन आपकी 41 पोस्ट है। उसके बाद में जो आपका RVPN वाला पोस्ट है यानी कि जो RVPN वाला डिपार्टमेंट है उसमें करीबन करीबन आपकी 28 पोस्टें होने वाली है। उसके बाद में जो JVVN वाला है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाला जो है डिपार्टमेंट, उसके अंदर आपकी 116 पोस्टें होने वाली है। अब बात करते हैं जो अगला चौथा डिपार्टमेंट है वो आपका AVVN वाला, जिसके अंदर करीबन करीबन आपकी 30 पोस्टें होने वाली। उसके बाद में JDVVN वाला यानी जोधपुर वाला डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर आपके 134 पोस्टें होने वाली है। ये तो मैंने आपको पोस्टों का वर्गीकरण बताया जो है आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए। अब आगे चलते हैं, जिसके अंदर आपका जो दूसरी पोस्ट दी गई है वो है आपकी जूनियर असिस्टेंट है, जो है LDC। आपको पता है कि ये जो वैकेंसीज है नॉन CET बेस्ड होने वाली है। तो काफ़ी लोगों ने अभी तक वीडियोस में या फिर किसी शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा कि भाई इस वैकेंसीज के अंदर आपके CET एलिजिबल नहीं है, यानी CET के बाहर ये वैकेंसी है, जिसमें आपकी LDC यानी कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी है। तो अब जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपकी बात कर लेते हैं। जो RVUN वाला डिपार्टमेंट है उसमें करीबन करीबन आपकी 43 पोस्ट यानी 43 पोस्ट है। फिर जो आपका दूसरा डिपार्टमेंट है RVPN, उसमें है आपकी करीबन करीबन 41 पोस्ट है। फिर उसके बाद में जो तीसरा डिपार्टमेंट है JVVN, उसके अंदर आपकी है 288 पोस्ट यानी 288 पोस्ट। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके JVVN में LDC की होने वाली है। उसके बाद में जो फिर है आपका AVVN यानी उसके अंदर आपकी 126 पोस्ट है। फिर जो लास्ट में जो 5वां डिपार्टमेंट है वो JDVVN वाला है, जिसके अंदर आपकी करीबन करीबन 186 पोस्ट है। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो मैंने आपको पोस्टों का वर्गीकरण बताया जो आपका है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो तीसरी जो इसकी पोस्ट है जो आपके जूनियर इंजीनियर की है। ठीक है, तो उसके पद अलग से दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो नोटिफिकेशन आया इसके अंदर इन्होंने सिर्फ ओनली जूनियर अकाउंटेंट का और जूनियर असिस्टेंट का ही वर्गीकरण दिया गया है। जूनियर इंजीनियर का इन्होंने अभी तक इसमें डिटेल में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो मैं आपको अगली वीडियोस में या शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। अब इसमें क्या है कि ये तो मैंने आपको बताया कि आपकी किस डिपार्टमेंट में, यानी 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट में आपकी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टें कितनी हैं, जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें कितनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो अगला है इसका जो सैलरी है, पे स्केल, यानी जो इसका जो जूनियर अकाउंटेंट का जो पे स्केल है वो है लेवल 10, यानी कि आपकी जो है उसमें 33,800 पर मंथ वाली सैलरी होने वाली है। और जो फिक्स रिम्यूनरेशन जो आपका जो पीरियड है, जो आपका प्रोबेशन पीरियड है, उसमें आपको 23,700 पर मंथ मिलने वाली है। फिर उसके बाद में जो जूनियर असिस्टेंट वाली है, जो कॉमर्शियल असिस्टेंट वाली है, वो आपकी लेवल 5 की वैकेंसी है,
जिसके अंदर आपको 20,800 पर मंथ मिलने वाले हैं, और जो अगर आप प्रोबेशन में है तो 14,600 रुपये आपको पर मंथ उसमें प्रोबेशन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका है पे मैट्रिक्स, यानी कि आपका पे स्केल कितना है। अब उसके बाद में जो बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो क्या है, कि जैसे जूनियर अकाउंटेंट के लिए अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो आपके पास में इस वैकेंसी के लिए क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें जो जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो है, जिसमें आपको दे रखा है कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉज इन इंडिया। ठीक है, तो आपके पास में यानी कि आपने ग्रेजुएट किया हो कॉमर्स के अंदर, या फिर आपके पास में कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव की कोई डिग्री वगैरह हो, जो भी कोई गवर्नमेंट के जो ऑथराइज है वहाँ से, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो। ठीक है, उसके बाद में और में देखा है मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलकाता और द इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स IPCC। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो बंदा कॉमर्स में जिस फील्ड में जिसका कॉमर्स की डिग्री वो इसमें अप्लाई करेगा, जो CA की तैयारी कर रहा है जिसने IPCC वाले एग्जाम्स वगैरह दे रखे हैं वो इसके अंदर एलिजिबल है। उसके बाद में जो तीसरा है इसमें MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि MBA आपने कर रखा हो वो इसमें एलिजिबल है। फिर इसमें देखा इट इंक्लूड्स 2 years PG डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट इन टू MBA। ठीक है, तो इसमें आपको 2 साल का PG डिप्लोमा भी जो इसमें बिजनेस में मैनेजमेंट में कर रखा है वो भी इसमें एलिजिबल है। उसके बाद में है MCOM ऑफ मिनिमम 2 years फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट, यानी कि आपने MCOM कर रखा है तो वो भी आप इसमें एलिजिबल हो। फिर जो इसमें ये तो A सेक्शन में पार्ट दे रखा, अब B सेक्शन में जो इसी में जूनियर अकाउंटेंट में क्या देखा, द कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेसिंग ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जो आपने इसमें O लेवल का जो सर्टिफिकेट है, हायर लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो इसके अंदर एलिजिबल है। साथ में सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली, आपके पास में एक कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का जो आपने NIELIT से न्यू दिल्ली से किया हो। उसके बाद में फिर पूछा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा वाला कोर्स होना चाहिए। डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, ये इसमें आपके एक कोपा का जो आता है वो इसमें मांगा गया है। फिर आपके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कि आपको किन किन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जरूरत है और कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है। अब अगला जो दिया गया है इसके अंदर कि आपके पास में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कंट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास में 12th का जो आपने करी है उसके अंदर आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मांगा गया। फिर 1 सब्जेक्ट related to computer in 1 semester year in bachelor's degree, higher qualification CA ITT सर्टिफिकेट ICWA CS MBA, यानी कि आपके पास में कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई भी सेमेस्टर में कोई पढ़ाई करी है तो उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास में वो इसमें एलिजिबल है। फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास में कोई पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है वो इसमें एलिजिबल है। फिर आप इससे मांगा गया राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी RSCIT का जो कोर्स होता है आपका वो आपके पास में होना चाहिए, जो आपका पता है कि वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा करवा दी है, तो वो सर्टिफिकेट इसके अंदर माना। तो ये जो मैंने आपको 5-7 जो पॉइंट आपको मैंने बताया है ये आपके जूनियर अकाउंटेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है। तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपको इस नोटिफिकेशन में जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई आपका इसका पे स्केल क्या है, आपकी किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है,
ठीक है, आपका इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ये मैं मोटा मोटा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो सेकंड पोस्ट है आपकी, वो है जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल असिस्टेंट की। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके पास में 12th पास होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम के लिए बोल रही है। उसके बाद में फिर आपके पास में क्या चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेसिंग ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो इसमें ए और बी पॉइंट पे इसमें एंड लगा है, तो आपके पास में एक तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में इन्होंने बी में कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं, तो उनमें से आपके पास में कोई भी अगर चीज़ है तो वो आप इसमें ले सकते हैं। तो जैसे इसमें बी मैंने बता दिया पॉइंट, अब इसमें आपके पास में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIE-LIT न्यू दिल्ली से होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपागा, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। इसके बाद में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद में और क्या चीज़ चाहिए, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ये दिया गया। फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज, ठीक है, यानी कि आपने कोई पॉलिटेक्निक का रखा हो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद में फिर ये एक राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके उसमें RSAT का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, ये आपकी है जूनियर असिस्टेंट की, जो आपकी LDC की पोस्ट है उसके लिए। तो मैंने आपको अभी जूनियर अकाउंटेंट का बताया कि जूनियर अकाउंटेंट में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, फिर मैंने आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट में आपको मैंने बताया कि आपको कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों एग्जाम के हिसाब से आपको बताया। फिर इसमें बोला है कि कैंडिडेट मस्ट पोसेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, क्योंकि आपको पता है जो सेकंड पेपर है जैसे कि आपका LDC वाला है, उसमें आपको पता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, तो उसमें भी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी मैंने आपको जो पोस्ट है उस पोस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर के 40 साल तक का इसमें एज दे रखा है। ठीक है, और इसमें ये दे रखा है कि एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन प्रीवियस 3 years वाज नॉट डन, द अपर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2027 शैल बी 43 years। ठीक है, ये इसमें एक 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन का दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है। उसके बाद में बाकी जो कैटेगरीज है उसमें एज रिलैक्सेशन आपको पता ही कितना कितना दे रखा है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई आपका एग्ज़ाम में पैटर्न्स क्या है, आपके पोस्टें कैसी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स में आपका पे स्केल क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से बता दिया। अब जो इसमें आपको नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में आपको ये पता है कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट से, जो भी अपने 5 डिपार्टमेंट है उसमें जिस भी डिपार्टमेंट में आपको ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट और था कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें उन सभी डिपार्टमेंट के एप्लीकेशंस के लिंक दे रखे, यानी कि उनके वेब पेजेस के लिंक दे रखे, तो आप उनके वेब पेजेस पे जा करके जिस भी डिपार्टमेंट में आप चाहते हैं आपकी पोस्ट है, आप उस वेब पेज में ओपन करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद में जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है, तो उस फॉर्म भरने के प्रोसेस के लिए हम अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर कि भाई इसमें फॉर्म कैसे भरा जाएगा, उसका एक पूरा डिटेल में फॉर्म का प्रोसेस का वीडियो बना देंगे कि कैसे कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है, कैसे कैसे इसमें आपको फोटोग्राफ अपलोड करने हैं, कैसे कैसे इसमें क्या आपको चीज़ें साथ में लगानी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये हम आपको उसमें बता देंगे। अब इसमें जो आपकी फ़ीस की बात कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो आपकी जनरल कैटेगरीज है, अनरिजर्व कैटेगरीज है, उसकी जो फीस है वो है आपकी 1000 रुपये। और जो ST SC BC MBC EWS PWBD PH साइरियास के जो लोग हैं, जिनके जो भी पर्सनस है, कैंडिडेट्स है, उनकी जो फीस होने वाली है वो है 500 रुपये। ठीक है, यानी कि जनरल की आपको पता है अनरिजर्व कैटेगरी के 1000 रुपये हैं, और जो बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनकी करीबन करीबन आपकी 500 रुपये इसकी फ़ीस होने वाली। तो ये फ़ीस की बात होगी। अब इसके बाद में
जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है वो बाकी तो सिर्फ अपनी फॉर्म भरने का प्रोसेस के बारे में दे रखा है। तो इसमें अब हाँ, अब इसमें जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो इसकी जो मेरिट है, वो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपका पेपर है, जिसमें जो आपका पेपर जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, उसका बात कर लेते हैं कि उसमें जो पार्ट ए है उसमें 60% वेटेज है आपका, जो आपने जो ये कर रखा है, यानी कि जो आपने सब्जेक्ट है आपका, जो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम से आपके 60% वेटेज के सवाल उसमें पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाएगा, फिर इनकम टैक्स के बारे में, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, फिर पूछा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, फिर ऑडिट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन अकाउंटिंग, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिसेस एंड एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आपका 60% वेटेज में एक सिलेबस के दौर में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें नोट दे रखा है, द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम ऑफ पार्ट ए शेल बी ऑफ ग्रेजुएट डिग्री लेवल, ठीक है। जो आपका 60% पार्ट ए का जो सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है उससे सवाल पूछा जाएगा, तो वो आपका डिग्री लेवल के, ग्रेजुएट डिग्री लेवल का होने वाला है। फिर जो पार्ट बी है वो 40% वेटेज है, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है, फिर आपकी मैथमेटिक्स है, फिर जनरल नॉलेज है एंड एवरीडे साइंस है उसके बाद में, फिर हिंदी है, जनरल हिंदी है, फिर जनरल ही इंग्लिश है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपका दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपके सिलेबस के अंदर। ए पार्ट के अंदर आपका जो सब्जेक्ट का स्ट्रीम है वो आने वाला है, जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा जो पार्ट है उसमें 40% वेटेज आपका, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जनरल जीके हो गया आपका, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद में जो आपका दे रखा है, जैसे कि डिटेल में इसमें दे रखा है कि जो रीजनिंग एंड मेंटल है, तो जो उसका सिलेबस की बात करते हैं, जो एनालिटिक रीजनिंग आने वाली है, नंबर सीरीज आने वाली है, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट वाला जो ऑप्शन है, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर वाला, इमेजेस, क्लॉक्स एक्सेट्रा, ये रीजनिंग में दे रखा है। मेंटल एबिलिटी में, मैथमेटिक्स में आपकी 10th लेवल की मैथ दे रखी है, जिसमें प्रॉफिट लॉस, SICI, ठीक है, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये इंक्लूड होता है। फिर आपके जो थर्ड पार्ट है जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस में, जिसमें करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पर्सनस एंड प्लेसेस इन रिसेंट एरियाज, रिसेंट न्यूज़ में आ गया, जो कोई भी अगर कोई पर्सन आए उसके बारे में। फिर गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, फिर इंडियन हिस्ट्री होगी आपकी, सिविक्स होगी, ज्योग्राफी होगी, साइंस होगी, इंडियन पॉलिटी होगी और एक्सेट्रा। तो ये आपका जीके का मोटा मोटा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में और हिंदी जो आपकी है, यानी कि जनरल हिंदी आपकी 10th लेवल की आने वाली है, और जो जनरल इंग्लिश है वो आपकी भी 10th लेवल की आने वाली है। तो ये आपके 40% का जो वेटेज है जो पार्ट बी में दे रखा है, वो ये उसका सिलेबस दे रखा है। अब जो जूनियर असिस्टेंट वाला जो पोस्ट है, जो LDC की पोस्ट है, उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्या क्या दे रखा है? उसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, फेज 1 दे रखा है, जिसके अंदर आपका क्या होगा, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस वाला होगा, जनरल हिंदी होगा, जनरल इंग्लिश होगा। तो 5 पॉइंट में आपका वो जो जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। फिर उसमें सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, वो जो जनरल मेंटल एबिलिटी मैंने जूनियर अकाउंटेंट बताया वही इसमें है, मैथमेटिक्स में भी वो 10th लेवल की है, जीके भी नॉर्मल में वही जो आपके करंट इवेंट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस वगैरह के पार्ट्स है, ठीक है, ये है। उसके बाद में जनरल हिंदी 10th लेवल की है, जनरल इंग्लिश आपकी 10th लेवल की है। उसके बाद में जो फेज सेकंड इसमें जूनियर असिस्टेंट में होने वाला है, वो आपका होने वाला है टाइपिंग राइटिंग टेस्ट, ठीक है। तो इसमें ही बात कर लेते हैं कि टाइपिंग राइटिंग टेस्ट में क्या होने वाला है। जो टाइपिंग राइटिंग टेस्ट है वो हिंदी में होगा, जो कंप्यूटर में होगा ये आपको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो स्पीड टेस्ट है उसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे और 25 मार्क्स का वो होगा। एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो 10 मिनट का होगा, उससे 25 मार्क्स मिलेंगे। फिर जो आपका जो फेज सेकंड में 2 पार्ट है, ए पार्ट का मैंने बता दिया कि टाइप राइटिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर हो गया, उसमें स्पीड टेस्ट होगी आपकी जो 10 मिनट मिलेंगे 25 मार्क्स के। एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का 25 मार्क्स का। फिर जो बी है उसी के अंदर फेज सेकंड में बी है, उसमें जो टाइप राइटिंग हो इंग्लिश में हो। पहले हमने हिंदी की बात कर ली, अब इंग्लिश की बात कर ली, तो हिंदी में होगी, अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर जो स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट मिलेंगे 25 मार्क्स के। इसमें भी एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का होगा, 25 मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो और जो पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका जो फेज सेकंड है टाइपिंग टेस्ट है उसका एक शेड्यूल दे रखा है। आगे डिटेल में हम और वीडियो बना देंगे भाई कितनी टाइपिंग स्पीड इसमें चाहिए, कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बना देंगे बाद के अंदर। तो ये इसके अंदर इन्होंने मोटा मोटा जो सिलेबस में जो हमें दिया गया है कि भाई आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाली, यानी 5 अगस्त से आपके 25 अगस्त तक फॉर्म भरने वाले, ठीक है। किस किस डिपार्टमेंट में आपकी ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। क्या आपका इसमें पे स्केल होने वाला है, ठीक है। क्या आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होने वाली है, ठीक है। क्या आपका इसमें सिलेबस है, क्या इसमें आपका एग्जाम पैटर्न है, कैसे कैसे आपका एग्जाम का पैटर्न, इसमें क्या क्या एग्जाम के पैटर्न में सिलेबस आपका क्या क्या दे रखा है। तो ये हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन में बात करी। अब जो आपके एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं जो राजस्थान में ही होने वाला है लगभग लगभग, तो जैसे राजस्थान में जैसे अजमेर में होगा, फिर अलवर में हो जाएगा, फिर भरतपुर हो गया, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर, यानी कि आपके 12 जो जिले हैं उनमें ये एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो अपने राजस्थान में ही होगा, पर राजस्थान के जो 12 जिले हैं उनके अंदर ये एग्जाम होने वाला है। तो अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में फिलहाल यही चीज़ दी गई है कि आपके एग्जाम डेट की जो एग्जाम डेट है, यानी कि फॉर्म कब से भरने वाले हैं, ठीक है। अभी एग्जाम डेट का इसमें डिटेल में दिया नहीं, हाँ कह तो रहे हैं कि शायद आपकी नवंबर या दिसंबर या अक्टूबर में 2 या 3 महीने में कराने का सीधे करवा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि बोर्ड कैसे इस एग्जाम को करवाता है। अब इसमें जो नोटिफिकेशन था इसमें यही चीज़ें दी गई थी। तो एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से दोबारा भी देख सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं वहाँ रिपीट कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार आप खुद से भी चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे आपकी जो एज लिमिट है, आपकी जो क्राइटेरिया है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आगे इस वैकेंसी के रिलेटेड हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसमें जो सब्जेक्ट्स है उनको कैसे हमें कवर करना है, उसको हमें कहाँ से पढ़ना है, इसमें कितना वेटेज किस सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो इसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम पूरा डिटेल में और बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए हमने सिर्फ एक नोटिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया। ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम से जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा जिस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी अगर आपको दी जा रही है, अगर वो आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।